हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल नोबल स्टडी वन पर मोस्ट वेलकम है। तो दोस्तों, इस वीडियो में जो देखेंगे, इस वीडियो में देखेंगे एंशिएंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन भारत का ये 5वां पार्ट है दोस्तों। तो इससे पहले आप लोगों को 4 पार्ट मिल चुका है। पिछला जो वीडियो था दोस्तों, आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट था, जिसमें मैंने 16 जो महाजनपद है, महाजनपद ये कवर किया हूँ, यानी कि इसको, इस वीडियो का जो नाम है महाजनपद के नाम से है। और उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक का वहाँ की जाके देख सकते हैं। और इस वीडियो सीरीज के माध्यम से प्राचीन भारत के जितने भी टॉपिक है दोस्तों, सारे कवर करेंगे एक एक करके, ठीक है। इसमें टोटल 75 प्रश्न होंगे, ये आपका जो गुप्त काल है। और इस क्वेश्चन से बाहर एग्जाम में आपका कुछ नहीं आएगा अगर गुप्त काल से पूछेगा दोस्तों, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जो बुक मैं कवर करवा रहा हूँ आपको, लूसेंट जो जीके का बुक है उसका कवर करवा रहा हूँ, ठीक है। देखिए, यहाँ पे अगर हम परीक्षाओं की बात करेंगे तो जितने भी एग्जाम आपका तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, सीजीएल, यूपीएससी, एनटीपीसी, सीजीएल, रेलवे, ग्रुप डी, आरपीएफ, कांस्टेबल, एसआई, एनडीए, नेवी, एफसीआई, जीडी, और जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं जहाँ पे दोस्तों हिस्ट्री पूछा जाता है, वहाँ पे काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ज़्यादा लेट नहीं करेंगे, चलेंगे पहला क्वेश्चन पर। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों आ चुका है 1 नंबर का। यहाँ पे पूछा गया है कि नगरों को क्रमिक पतन किस काल का एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। तो ये गुप्त काल की विशेषता थी। किस काल की? गुप्त काल की विशेषता सी। यहाँ से आपका सी ऑप्शन सही है। बढ़ेगा अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा मेरे दोस्तों, यहाँ पे पूछा गया है आपसे, कुतुब मीनार के निकट स्थित लो स्तंभ वैज्ञानिक का ध्यान क्यों खींच रहा है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। तो ध्यान क्यों खींच रहा है ये पूछा गया है। तो देखिए, उसकी जंगरोधता के कारण, यानी कि यहाँ अभी तक इतने साल पुराना है, इसमें जंग नहीं लगा है। तो देखिए, काफ़ी अचंभित करने वाली बात है। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़िएगा अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों 3 नंबर का है। पूछा गया है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो संस्थापक होता है, वंश और संस्थापक होता है, वो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है। तो गुप्त वंश का संस्थापक देखिए दोस्तों, श्रीगुप्त था। कौन था? श्रीगुप्त था। यहाँ से आपका बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, यहाँ पे पूछा गया है आपसे, गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी, तो ये कौन था? तो ये था दोस्तों आपका चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय को ही जो है कि विक्रम आदित्य की उपाधि मिली थी। यानी ये ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों 5 नंबर का। यहाँ से पूछा गया गुप्त किसके सामंत थे। ये जो गुप्त थे, तो किसके सामंत थे? तो गुप्त जो थे, ये कुषाणों के सामंत थे। किसके सामंत थे? कुषाणों के सामंत थे। यहाँ से ए ऑप्शन सही है। दोस्तों, अगर आप हमारे इस वीडियो को FB पेज पे देख रहे हैं, यानी नोबल स्टडी वन जो मेरा फेसबुक पेज है, अगर इस पे देख रहे हैं तो इस पेज को दोस्तों फॉलो कर लीजिए इस तरह की वीडियो देखने के लिए। काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है। या आप हमारे यूट्यूब चैनल पर हैं तो यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए नोबल स्टडी वन से। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों 6 नंबर का। यहाँ से पूछा गया कन्नौज को सर्वप्रथम महत्ता प्रदान करने वाला, यानी कि सबसे पहले कन्नौज को महत्ता दिया था, महत्व दिया था, ये कौन दिया था? तो सबसे पहले दिया था मोखरी। कौन दिया था? मोखरी दिया था। यहाँ से आपका ए ऑप्शन सही है। बढ़ेगा अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 7 नंबर का। यहाँ से जो पूछा गया है आपसे, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण किया था। कौन सा उपाधि? महाधिराज की उपाधि धारण किया था। तो ये उपाधि धारण करने वाले थे चंद्रगुप्त। कौन थे? चंद्रगुप्त थे। यानी डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ेगा अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों 8 नंबर का। यहाँ से पूछा गया कि मिहिर कुल का संबंध था। ये जो मिहिर कुल है, इसका संबंध किस शासक से था? तो इसका संबंध था दोस्तों हुनों से। किससे? हुनों से था संबंध। यानी डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। अगला क्वेश्चन पे आ जाइए 9 नंबर का। तो ये रहा आपका 9 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ से पूछा गया है कि गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल वैज्ञानी और गणितज्ञ थे, और ये गुप्त काल में थे। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये सभी। तो ये जो है दोस्तों, ये थे आर्यभट्ट। आर्यभट्ट जो है एक खगोल शास्त्री भी थे और गणितज्ञ भी थे। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा, मिलान चिन्ह से संबंधित क्वेश्चन है 10 नंबर का। इसमें पूछा गया है कि कौन सा सुमिलित नहीं है। तो एक एक करके आपको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए, विशाख दत्त, मुद्रा राक्षस बिल्कुल सही है। भर्तहरि मेघदूतम नहीं, ये कालिदास के द्वारा रचित है। वांग भट्ट, अष्टांग हृदय बिल्कुल सही है।
कामंदक नीतिसार बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन हमारा जो गलत है वो चुनना था, बी ऑप्शन गलत है यहाँ पर। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा 11 नंबर का। यहाँ से पूछा गया गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा थी। तो गुप्त शासक का जो दरबारी भाषा थी ये संस्कृत भाषा थी। कौन सी भाषा थी? संस्कृत भाषा थी। यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर आपको याद होना चाहिए। पूछ दे एग्जाम में गुप्त शासक कौन सा भाषा इस्तेमाल करते थे? संस्कृत। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा 12 नंबर का। ये भी आपका मिलान चिन्ह से संबंधित क्वेश्चन है। कौन से सुमिलित नहीं है? तो एक एक करके देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए 10 कुमार रचित दंडिन बिल्कुल सही है। इसके बाद आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर बी ऑप्शन पे, मृक्ष कटिकम शूद्रक लिखा था, बिल्कुल सही है। प्रयाग प्रशस्ति रवि कृति नहीं लिखा था। क्रीरातु अर्जुनियम भारवी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन हमको गलत वाला चुनना था, तो सी ऑप्शन गलत है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। तो ये रहा अगला क्वेश्चन आपका 13 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है कि इतिहासकार V.A. स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा है? या इससे V.A. स्मिथ ने किसको भारत का नेपोलियन कहा है? तो भारत का नेपोलियन जो कहा है समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा 14 नंबर में। ये भी मिलान चिन्ह वाला क्वेश्चन है, कौन सुमिलित नहीं है? तो एक एक करके देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए विनय स्थिति या संस्थापक धार्मिक मामलों का प्रमुख अधिकारी होता था। महाअश्वपति गज सेना का अध्यक्ष होता था। तो ये क्या गलत है? हाँ गलत है। इसके बाद महासंधि विग्रह युद्ध व शांति का मंत्री था ये, ठीक है। इसके बाद महादंडनायक सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था, ये भी सही है, ठीक है। तो ऑप्शन जो यहाँ पे महापशुपति है, इसे गज का सेना अध्यक्ष नहीं कहा जाता था, बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 15 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है कि गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? हुनों को भारत पर आक्रमण करने से कौन रोका था? तो ये रोका था अस्कंदगुप्त। कौन रोका था? अस्कंदगुप्त रोका था। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो ये रहा आपका 16 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ से पूछा गया है किसने अंतिम शासक रुद्र सिंह थर्ड को पराजित कर और उसकी हत्या कर शकों का अंतिम रूप से उन्मूलन किया था? ये जो शासक रुद्र सिंह थर्ड था, ये शक था और इसको पराजित कर दिया और इसको हत्या कर दिया। तो ऐसा किसने किया था? तो ऐसा किया था चंद्रगुप्त सेकेंड। कौन किया था? चंद्रगुप्त सेकेंड, जो कि गुप्त वंश का शासक था। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा 17 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था? गुप्त जो राजवंश था ये किसके लिए प्रसिद्ध था? कला और स्थापत्य कला, इसके नमूने अभी भी भारत में बहुत जगह है जो काफ़ी मशहूर है, ठीक है। आगे आएगा क्वेश्चन, वहाँ पढ़ेंगे। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा 18 नंबर का। यहाँ पे पूछा गया है सरवरा जो छिता यानी सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाला की उपाधि किसने धारण किया था? सभी राजाओं के उखाड़ फेंकने वाला उपाधि जो मिला था, ये मिला था दोस्तों समुद्रगुप्त को। किसने? समुद्रगुप्त को। ए ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा 19 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है कि अजंता कलाकृति, देखिए यहाँ पे आ गया, अजंता कलाकृति किससे संबंधित है? तो अजंता कलाकृति जो है ये आपका गुप्त काल से संबंधित है। किससे संबंधित है? गुप्त काल से संबंधित है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, ठीक है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है आपसे 20 नंबर में, किस गुप्त शासक ने दक्षिणापथ में स्थित 12 राज्यों पर धर्म विजय की थी? दक्षिणापथ में यानी दक्षिणा भाग में 12 राज्यों पर विजय प्राप्त किया था, कौन शासक था? तो ये शासक था दोस्तों समुद्रगुप्त। कौन था? समुद्रगुप्त था। डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। बढ़ेगा अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा और 21 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राज्य कवि थे? तो कुछ विद्वानों ने ऐसा बताया है कि कवि जो था कालिदास जो था ये किसका था? चंद्रगुप्त सेकेंड यानी कि विक्रमादित्य जिसको उपाधि मिला था, इसका ये राज्य कवि था, कुछ विद्वानों का कहना है, ठीक है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा 22 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है कि तांबे के सिक्के जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? तांबे का जो सिक्का जारी किया था ये पहला गुप्त शासक कौन था? तो ये जो गुप्त शासक था ये था रामगुप्त। कौन था? रामगुप्त था। ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। रामगुप्त जो गुप्त शासक था, इन्होंने क्या किया था? तांबे का सिक्का जारी किया था। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 23 नंबर का है।
अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो अजंता का चित्रकारी जो है ये आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 24 नंबर का। यहां से पूछा गया है कि गुप्तकालीन पुस्तक नवीनतम का संबंध है। ये जो नवीनतम पुस्तक है इसका संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका संबंध है चिकित्सा से। किससे संबंध है? चिकित्सा से संबंध है। ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़िएगा अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 25 नंबर का। यहाँ पे पूछा गया है कि उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ है, उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ था वो कौन सा है? तो वो विश्वविद्यालय है आपका नालंदा। नालंदा उत्तर गुप्त युग में काफी प्रसिद्धि प्राप्त था। ये ऑप्शन यहाँ पे देश विदेशों से विद्यार्थी पढ़ने आते थे नालंदा विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 26 नंबर का। यहाँ पे पूछा गया कि वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? तो ऐसा किया था आर्यभट्ट ने। और ये जो गुप्त साम्राज्य था वहाँ पे ये था। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 26 का। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन यह 27 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है कि एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो ये है भानुगुप्त से। एरन अभिलेख में भानुगुप्त के बारे में बताया गया है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन 28 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर अपने बीना बजाते हुए आकृति में अंकित करवाया? यानी कि बीना बजाते हुए जो आकृति था इन्होंने छपवाया अपने सिक्के पर। तो ऐसा किया था दोस्तों। किसने किया था? तो ये किया था समुद्रगुप्त ने। किसने किया था? समुद्रगुप्त ने। समुद्रगुप्त को जो है कविराज भी कहा जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा और यहाँ से पूछा गया है 29 नंबर में कि फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? देखिए फाहियान जो था चंद्रगुप्त सेकेंड के शासनकाल में आया था। किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त सेकेंड के शासनकाल में आया था। हर्षवर्धन के शासनकाल में ह्वेनसांग आया था। कौन आया था? ह्वेनसांग आया था। दोनों चीज़ की याद रखिएगा। मैं एक यहाँ पे हिंट्स देता हूँ याद रखने के लिए। जो हॉ है हर्षवर्धन में वो ह्वेनसांग में भी हॉ है। ठीक है, यहाँ पे पहले में। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों 30 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं था? यानी गुप्त वंश का जो पतन हुआ था उसका कारण नहीं था। तो यहाँ पे देखिए प्रांतीय शासकों का विद्रोह ये गुप्त वंश का पतन का कारण था। स्कंद गुप्त के केंद्र शक्तियों का दुर्बल होना ये भी सही था कि इसका भी कारण था। हुनों का आक्रमण ये भी गुप्त शासन का अंत का कारण था। लेकिन यहाँ पे जो सत्ता के नियंत्रण के लिए आंतरिक कलह कभी भी गुप्त वंश में नहीं हुआ था। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा 31 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है कि भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग यानी गोल्डन एज किसे कहा जाता था? तो ये गुप्त काल को भारत का गोल्डन एज यानी कि स्वर्ण युग कहा गया है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा और यहाँ पे 32 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछा गया है कि वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली का आविष्कार का श्रेय निम्न में से किस युग को जाता है? तो ये जाता है दोस्तों गुप्त युग को। किसको? गुप्त युग को। दशमलव का खोज इसी युग में किया गया था। ठीक है ना। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा 33 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है फाहियान कहाँ का निवासी था? फाहियान और ह्वेनसांग दोनों जो है दोस्तों ये चीन का निवासी था। कहाँ का निवासी था? चीन का निवासी था। और ह्वेनसांग के भी बारे में पूछे कहाँ का निवासी था? चीन का निवासी था। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 34 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है कि कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व के 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती है? कालिदास के किस कृति की गिनती विश्व के 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती है? तो ये यहाँ पे जो कृति है वो है आपका अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम काफी विश्व प्रसिद्धि इसको मिली थी। ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 35 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है कि सेतु बंध का रचनाकार प्रवरसेन सेकंड किस वंश का शासक था? यानी कि सेतु बंध का रचना किसने किया था? प्रवरसेन सेकंड ने किया था। और ये किस वंश का शासक था? तो ये आपका वकाटक वंश का शासक था। किसका? वकाटक वंश का शासक था। ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 36 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है कि चंद्रगुप्त सेकेंड के काल में विद्या कला साहित्य का महान केंद्र कौन सा था?
चंद्रगुप्त सेकेंड के बारे में पूछा गया। इसके समय में विद्या, कला, साहित्य का महान केंद्र कहाँ था? तो ये कला का केंद्र था उज्जैन। याद रखिएगा, सेकेंड, चंद्रगुप्त सेकेंड के, ठीक है ना। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन 37 नंबर का है। यहाँ से पूछा गया है किस गुप्तकालीन शासकों को कविराज कहा गया है? तो कविराज जो कहा गया है समुद्रगुप्त को कहा गया। किसको कहा गया है? समुद्रगुप्त को कहा गया है, ठीक है ना। ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 38 नंबर पर। ये रहा 38 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पे पूछा कि गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे। जो गुप्त शासक चांदी के सिक्के जारी किए थे इनमें से क्या कहलाते थे? तो ये कहलाते थे रूपक। क्या कहलाते थे? रूपक कहलाते थे। और जब सोने का सिक्का था इसे दीनार कहा जाता था। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे 39 नंबर का है। पूछा गया है कि स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में शक्रोपम कहा गया है? यानी स्कंदगुप्त जो था इसको किस स्तंभ में शक्रोपम कहा गया है? तो शक्रोपम जो कहा गया है कहोम स्तंभ लेख में। किसमें? कहोम स्तंभ लेख में कहा गया है। सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। 40 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पतन से संचालित होता था? यहाँ पे जो गुप्त काल में, तो गुप्त काल में जो है संचालित जहाँ से होता था व्यापार, ये था दोस्तों कौन सा? ताम्रलिप्ति। कौन सा? ताम्रलिप्ति। सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। 41 नंबर का क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, और यहाँ से पूछा गया है 41 में श्रीलंका के राजा मेघबर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? तो समुद्रगुप्त से जो अनुमति मांगी थी बुद्ध का मंदिर बनाने के लिए, तो ये बौद्ध गया में। कहाँ से? कहाँ के लिए? बौद्ध गया के लिए। और ये जो मेघबर्मन है कहाँ का शासक था? श्रीलंका का। ये पूछा जाता है एग्जाम में। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा 42 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक जो माना जाता है ये माना जाता है किसको? कुमारगुप्त को। किसको? कुमारगुप्त को माना जाता है। सी ऑप्शन सही है 42 का। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 43 नंबर का। यहाँ से पूछा गया कि मंदिर निर्माण का कला जन्म सर्वप्रथम कब हुआ था? तो मंदिर निर्माण का कला सबसे पहले जो हुआ था गुप्त काल में हुआ था। कब हुआ था? गुप्त काल में हुआ था। डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों 44 नंबर का। यहाँ से पूछा गया गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ? जो गुप्त काल में सिक्के थे उसका ढेर मिला है, इनकी बहुत सारा सिक्का मिला है, तो कहाँ से मिला है? तो ये मिला है दोस्तों बयाना भरतपुर से। कहाँ से मिला है? बयाना भरतपुर से मिला है। सी ऑप्शन सही है। ये राजस्थान में पड़ता है ये जगह। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा 45 नंबर का। यहाँ से पूछा गया कि चंद्रगुप्त सेकेंड ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण किया था? विक्रमादित्य का उपाधि कब धारण किया था? तो ये धारण किया था शकों का उन्मूलन करने के बाद। शकों को पूरा हटा खदेड़ दिया था भारत से। इसके बाद इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। कौन? चंद्रगुप्त सेकेंड। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 46 नंबर का। यहाँ से पूछा गया कि सती प्रथा का पहले उल्लेख कहाँ से मिलता है? सती प्रथा का उल्लेख इनमें से कहाँ से मिलता है? तो सती प्रथा का उल्लेख जो मिलता है एरन अभिलेख से मिलता है। कहाँ से? एरन अभिलेख से मिलता है। यानी गुप्त काल का जो अभिलेख है यहाँ से मिलता है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये 47 नंबर का। यहाँ से पूछा गया गुप्त काल का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? तो सबसे अधिक जो प्रिय देवता थे ये थे विष्णु। कौन थे? विष्णु सबसे उस समय का प्रिय देवता थे। डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा 48 नंबर का। पूछा गया कि यूरोपीय भाषा में अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है? तो सबसे जो पहला ग्रंथ था भारतीय ग्रंथ जिसको यूरोपीय भाषा में इसको रूपांतरित किया गया था, तो ये था दोस्तों अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम जो कालिदास द्वारा रचित है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों 49 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है आपसे कि चंद्रगुप्त सेकेंड ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किया था? तो चांदी का विशेष सिक्के जो जारी किया था
ये किया था दोस्तों शकों को पराजित करने के बाद। कब? शकों को पराजित करने के बाद, यानी कि विक्रमादित्य। यानी चंद्रगुप्त का नाम क्या हो गया था शकों को पराजित करने के बाद? विक्रमादित्य। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 50 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है सोने का सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? तो सोने का सिक्के सर्वाधिक जो है ये भी आपका गुप्त काल में ही जारी किया गया था। क्या जारी किया गया था? गुप्त काल में। इस समय इसको दीनार कहा जाता था। सोने का सिक्का को गुप्त काल में क्या कहा जाता था? दीनार कहा जाता था। पूछा जाता है एग्जाम में, याद रखना है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 51 नंबर का। इसमें पूछा गया मेहरौली दिल्ली स्थित लोह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था? जो मेहरौली में लोह स्तंभ है इसका निर्माण किस सदी में हुआ था? तो इसका जो निर्माण था ये चतुर्थ सदी में हुआ था। किस में हुआ था? चतुर्थ सदी में हुआ था। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इसका खास बात यह है कि इसमें अभी तक जंग नहीं लगा है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 52 नंबर का। इसमें पूछा गया कि बाल विवाह का प्रथा प्रारंभ हुई। तो ये बाल विवाह का प्रथा जो है गुप्त काल से ही प्रारंभ हुई थी, जैसा कि एरन अभिलेख में साक्ष्य मिलता है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, और ये 53 नंबर का क्वेश्चन है। पूछा गया है कि फायान और हुएनसांग डैश के राज्य को देखा। तो देखिए फायान जो देखा था ये किसको देखा था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, यानी कि सेकेंड, यहाँ पे सेकेंड भी कर सकते हैं, ठीक है। और जो हुएनसांग देखा था, हुएनसांग हर्षवर्धन को देखा था। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। दोनों का दोनों जो यात्री था ये चीन का था, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, और यहाँ से पूछा जा रहा है आपसे 54 नंबर में, गुप्त वंश ने डैश अवधि में शासन किया था। कब से कब तक शासन किया था गुप्त वंश ने? तो ये किया था आपका 319 से 500 ईस्वी तक। कब किया था? 319 से 500 ईस्वी तक जो है गुप्त वंशों ने शासन किया था भारत पर, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे कौन सा सही होगा? सी ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन 55 नंबर का है। पूछा गया गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? गुप्तकालीन शासन जो है किस प्रकार का था? तो ये राजतंत्रात्मक था, यानी कि राजाओं का यहाँ पे अधिकार होता था। 55 का जो राइट आंसर है सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा 56 नंबर का। यहाँ से पूछा गया कि अजंता की गुफा के सरीखी जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ है? मतलब अजंता की जैसा गुफा मध्य प्रदेश में कहाँ पे है? तो बागधार जो है यहाँ पर है। कहाँ के अजंता की गुफा जैसा? यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन 57 नंबर का है। पूछा गया है फायान द्वारा रचित ग्रंथ फूको की। आपको याद रखना है कि फायान द्वारा रचित जो किताब है या ग्रंथ है उसका क्या नाम है? फूको की। निम्न में से किसका विवरण नहीं मिलता है? तो यहाँ फूको की में किसका वर्णन नहीं मिलता है? तो इसमें जो यहाँ पे वर्णन नहीं मिलता है वो है आपका बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का। क्या? बौद्ध धर्म के सिद्धांत। फूको की में बौद्ध धर्म का सिद्धांत नहीं है। बाकी गौतम बुद्ध के उपदेश है, बौद्ध मंदिरों स्तूपों विहारों का है, बौद्ध राजाओं का है। यहाँ पे जो सिद्धांत है मेन चीज यही मिसिंग है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा 58 नंबर का। यहाँ से पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा था? तो सबसे पहले तो कालिदास वाला तो याद होगा आपको। तो सबसे पहले देखिए विक्रमोर्वशीयम ये कालिदास द्वारा लिखित है। मालकाभिन्नेमित्रम ये भी कालिदास है। अभिज्ञान शकुंतलम तो अभी भी मैंने बताया था क्वेश्चन में कि कालिदास द्वारा रचित है। ये जो जानकी हरण है ये कालिदास द्वारा रचित नहीं है, तो हमारा आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों 59 नंबर का। यहाँ से पूछा गया कि गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्न में से कौन सा है? यानी गुप्त कला का सबसे अच्छा मंदिर इनमें से कौन सा है? तो सबसे श्रेष्ठ मंदिर जो होता है ये है देवगढ़ का दशावर मंदिर। कौन सा मंदिर? देवगढ़ का दशावर मंदिर। तो इस क्वेश्चन का यहाँ से राइट आंसर डी ऑप्शन सही है। बढ़िएगा अगला क्वेश्चन पर। 60 नंबर का क्वेश्चन आया है दोस्तों। इसे पूछा गया कौन सा राजवंश हुनों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था? कौन सा राजवंश हुनों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था? तो ये था गुप्त वंश। कौन सा वंश था? गुप्त वंश था, ठीक है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 61 नंबर का, और ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ था? तो गुप्त काल में जिसका निर्माण हुआ था वो कौन कौन सा था? तो ये था दोस्तों आपका 16, 17, 19। कौन था? 16, 17, 19 जो था इसका निर्माण जो हुआ था गुप्त काल में हुआ था, ठीक है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन 62 नंबर का है। यहाँ से पूछा गया कि निम्न में से किस काल में स्त्रियों पुरुष की बराबर में थी?
यानी कि स्त्रियों की पुरुष से बराबरी थी, तो किस काल में? ऐसा था गुप्त काल में। किसमें था? गुप्त काल में था। सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़िया, अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, और 63 नंबर का क्वेश्चन है। पूछा गया कि अमरकोश के लेखक अमर सिंह। अब ये अमरकोश पूछ देगा, अमरकोश किसने लिखा था? तो अमर सिंह ने लिखा था। किस शासक के दरबार से जुड़े हुए थे अमरकोश? जो लेखक अमर सिंह थे, तो अमर सिंह जो जुड़े हुए थे ये थे चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार से। किसके? चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार से, या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये था दोस्तों 64 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है कि समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन किस अभिलेख में उपलब्ध है? ये जो समुद्रगुप्त की सैनिक था, इसकी उपलब्धि कहाँ पे वर्णन, कहाँ किस अभिलेख में वर्णन था? तो इसका वर्णन था प्रयाग अभिलेख में। कौन सा? प्रयाग अभिलेख में जो है कि समुद्रगुप्त के सैनिक का वर्णन है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 65 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है कि गुप्त संवत 319-320 के आरंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो गुप्त संवत जो है आरंभ करने का श्रेय दिया जाता है ये आपका चंद्रगुप्त फर्स्ट को। किसको? चंद्रगुप्त फर्स्ट को। सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़िया, अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा 66 नंबर का। यहाँ से पूछा गया कालिदास द्वारा रचित मालका अग्निमित्रम नाटक नायक था। मालविका अग्निमित्रम नाटक जो था, इसका नायक कौन था? तो इसका नायक था अग्निमित्र। कौन था? अग्निमित्र इसका नाटक का नायक था। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन 67 नंबर का है कि चंद्रगुप्त फर्स्ट ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया था? तो गुप्त संवत का जो प्रारंभ किया गया था ये किसके उपलक्ष्य में किया गया था? ये किया गया था आपका अपने राज्य रोहन के समारोह के उपलक्ष्य में किया गया था। ठीक है, सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 68 नंबर का। यहाँ पे पूछा गया कि दिल्ली के मेहरौली के कुवत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लोह स्तंभ किसकी स्मृति में है? तो देखिए ये जो लोह स्तंभ है ये किसकी स्मृति में है? चंद्र की स्मृति में। किसकी? चंद्र की स्मृति में है। ठीक है ना, बी डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा 69 नंबर का। यहाँ पे पूछा है कि प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? ये जो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख था इसका लेखक कौन था? हरिसेन। हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? तो ये था किसका कवि? तो ये था आपका समुद्रगुप्त का कवि। किसका गुप्त कवि था? समुद्रगुप्त का कवि था। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 70 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? तो सबसे ज़्यादा जो दिया था ये दिया था गुप्त वंश के शासक। किसके? गुप्त वंश के शासक दिया था। ठीक है, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन 71 नंबर का है और काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि सारनाथ के धमेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था? यहाँ पे पूछा है धमेक स्तूप। तो धमेक स्तूप याद रखिएगा ये इसका निर्माण जो है ये गुप्त काल में हुआ था। किस काल में हुआ था? गुप्त काल में हुआ था। बढ़िएगा अगला क्वेश्चन पर 72 नंबर का। पूछा गया है कि गुप्त युग में भू राजस्व की दर क्या थी? तो गुप्त काल में भू राजस्व की दर था 1/6वां भाग। क्या था? 1/6 भाग। ठीक है ना, याद रखिएगा डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो है कि एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये आपका 73 नंबर का। यहाँ से पूछा गया गुप्त काल के सोने की मुद्रा को कहा जाता है? गुप्त काल के सोने को मुद्रा को कहा जाता है। क्या कहा जाता था गुप्त काल में सोने की सिक्का को? तो सोने की सिक्का को उस समय जो कहा जाता था वो था दीनार। क्या कहा जाता था? दीनार। सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये आपका 74 नंबर का। यहाँ से पूछा गया कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस युग में हुआ था? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो था ये आपका गुप्त काल में हुआ था। किस काल में? गुप्त काल में हुआ था। बढ़ते हैं, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। तो यहाँ पे पूछा गया है आपसे 75 नंबर में कि कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? तो आप सभी को पता होगा कि कालिदास इसके रचिता थे, कुमार संभवम के, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। दोस्तों अगर वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, या आप फेसबुक पर पेज पर आप हमारे नोबल स्टडी 1 पे देख रहे हैं तो यहाँ पे आप फॉलो जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।